मां सरस्वती के चरणों में मैं शत नमन करता हूं। भारत माता का मैं वंदन अभिवादन करता हूं। हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी प्रतिमा का भी मैं अभिवादन करता हूं। शिव राज्याभिषेक के आज के समारोह में मंच पर उपस्थित आज के समारोह के अध्यक्ष आदरणीय भोयर जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय सपकाड़ जी, आदरणीय गौड़ जी, इस प्रांगण में उपस्थित सभी भाइयों, माताओं, बहनों और मेरे छोटे भाइयों और बहनों, शिव राज्याभिषेक के पावन प्रसंग पर आपसे संवाद स्थापित करने का सौभाग्य आज मुझे प्रदान किया गया। इसलिए हृदय से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भारतीय इतिहास में शायद छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो हम हिंदू के रूप में जिंदा होते या नहीं होते, एक यक्ष प्रश्न हमारे सामने था। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे वीर सुपूतों ने इस धरती पर जन्म लिया और मुगल आतताइयों से, मलेच्छियों से लड़कर के उन्हें रणभूमि पर जो धड़ पछाड़ा, उसकी परिणति है कि आज हम हिंदू के रूप में जिंदा है। अन्यथा शायद हम भी किसी और नाम के साथ में अपना जीवन यापन करते रहते, ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है। वह काल बहुत विचित्र था। वर्षों की मुगलों की गुलामी हिंदुस्तान भोग रहा था। हिंदुस्तान के राजा मुगलों का आधिपत्य स्वीकृत करके, मनसबदारी को स्वीकृत करके कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ठेके पर खेती चलाने के लिए दी जाती है, उस प्रकार से अपने राज मुगलों को कर चुका करके संचालन करने की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे। इतना ही नहीं, मुगलों के डर से अपनी बहन और बेटियों का ब्याह भी मुगलों के घर में करने के लिए राजपूतों ने एक परंपरा शुरू कर दी थी। और उस विपरीत वातावरण में इस महाराष्ट्र की बट्टी से एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिस बच्चे ने इस पूरे इतिहास के कालचक्र को बदल करके रख दिया। और शायद यह वीर सुपूत महाराष्ट्र की धरती पर पैदा नहीं होता तो भारत के इस पश्चिम और दक्षिणी भाग पर मुगलों का आतताई क्रूर कर्दन काल मचा होता, यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिन के रूप में हम लोग एकत्रित हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज कोई एक दिन में बनने वाले व्यक्ति नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपन से जिस प्रकार का बाल कड़ू उनकी माता जिजाऊ ने पिलाया, उस बाल कड़ू की प्रतिकृति के रूप में जो व्यक्ति ने जन्म लिया, उस व्यक्ति का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज है। आदिल शाह के दरबार में शाहजी राजे अपने साथ में अपने छोटे बेटे शिवराया को लेकर के चले गए। और शाहजी के साथ 12 साल के शिवाजी जब आदिल शाह के दरबार में गए तो शाहजी ने झुक करके आदिल शाह के सामने मुजरा किया और मुजरा करके उन्हें नमस्कार किया। और नमस्कार करने के बाद अपने 12 साल के बेटे से शाहजी ने कहा कि बेटे, ये राजा है, इनको झुक करके मुजरा करो। वो 12 साल के बेटे ने अपने पिता को जवाब दिया कि मेरी मां जिजाऊ ने मुझे सिखाया है कि ये सर अगर झुकेगा तो तुळजा भवानी के सामने झुकेगा या भारत माता के सामने झुकेगा, मुगल आतताइयों के सामने मैं मेरा सर नहीं झुका सकता। उम्र केवल 12 साल थी, 12 साल। यही छत्रपति शिवराया अपने 5 दोस्तों के साथ एक शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए बैठे और शिवलिंग पे अभिषेक करते करते उस बाल शिवाजी के मन में क्या आया
बाल शिवाजी ने अपनी उंगली काट करके अपने रक्त की बूंद शिवजी पर गिराई और रक्त के बूंद से रक्ताभिषेक करते हुए संकल्प लिया कि मैं हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करूंगा। मेरे शासनकाल में किसी भी मां बहन के ऊपर किसी प्रकार की आतताई हरकतें नहीं होगी। हिंदू मां बहनों की रक्षा के लिए मैं स्वराज्य की स्थापना करूंगा। मेरा जो शासन होगा यह जनता का शासन होगा। मेरे शासन में किसी प्रकार का जातिवाद, धर्मवाद, इस प्रकार का पंथवाद का भेद नहीं होगा। इस राष्ट्र की मट्टी से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति मेरे शासन में बरोबरी का भागीदार होगा। समाज के प्रत्येक वर्ग को सम्मान दिला करके इस राष्ट्र के स्वाभिमान को पुनर्स्थापित करने के लिए मैं हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करूंगा। यह संकल्प केवल 14 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने रक्त से शिवजी का अभिषेक करते हुए दिया। 16 साल की उम्र में तो तोरणगढ़ को जीत लिया। आप कल्पना कीजिए आज का 16 साल का बच्चा क्या करता है, और उस 16 साल के शिवाजी ने जब तोरणगढ़ को जीता होगा तो मां जिजाऊ का सीना कितना बड़े गर्व से फूल गया होगा, उसकी आप कल्पना कीजिए। इसलिए शिवाजी एक दिन में नहीं बने। ये शिवाजी को बनाने के लिए बाल अवस्था से जिजाऊ ने जो प्रयत्न किया और कच्ची मिट्टी की अवस्था से शिवजी को जो ढालने का और बनाने का काम जिजाऊ ने किया, जो संस्कार, जो शिक्षा और मुगल आतताइयों के प्रति विद्रोह की, शत्रुता की भावना और इस राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रामायण, महाभारत की कथाओं के माध्यम से इस राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना और प्रभु श्री रामचंद्र जी का वह वक्तव्य कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, इससे इतना अभिषेकित अपने बाल शिवा को किया कि वो शिवभा भारत के इतिहास में छत्रपति शिवराया के नाम से जाना गया। छत्रपति शिवाजी महाराज, अभी यहां आपने एक पवाड़ा देखा, उस पवाड़े में अफजल खान के वध की कथा थी। यह अफजल खान के वध की कथा को हम लोग सुनते हैं तो हमें इतना ही पता है कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान का पेट फाड़ा, अतड़ियां बाहर निकाली, अफजल खान मर गया और कहानी समाप्त हो गई। कहानी इतनी से नहीं है। जब अफजल खान एक विशाल सेना लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए आ रहे थे तो अनेक लोगों ने उनसे कहा कि ऐसा करना चाहिए कि इतने विशाल सेना से टकराने का अपना सामर्थ्य नहीं है, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहीं गुप्त मार्ग से निकल करके अज्ञातवास में चले जाना चाहिए। लेकिन संकट सामने आकर के भागने वाला चरित्र शिवाजी महाराज का नहीं था। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि संकट पहाड़ जैसा क्यों ना हो, लेकिन उसका मुकाबला हम करेंगे। लेकिन संकट का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है नियोजन। आज का यह कार्यक्रम आपने आयोजित किया तो इस कार्यक्रम का नियोजन करने के लिए आप 4 लोग बैठे होंगे और वो नियोजन को व्यवस्थित करने की दृष्टि से जिस पटांगण में आज आप चटाई डाल करके बैठे हैं, उस पटांगण की सारी चटाई बाजू में थी, वहां मैदान था जहां पर आपने रण कौशल का प्रदर्शन किया और रण कौशल के प्रदर्शन के बाद वहां चटाई आ गई और वह आपके आसन के रूप में स्थापित हो गई। नियोजन के बगैर कोई भी काम पूरा नहीं होता। और ये मैं नहीं कह रहा, पूरे विश्व के 156 विश्वविद्यालय में मैनेजमेंट गुरु के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ाया जाता है। इसलिए शिवाजी मैनेजमेंट के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब शिवाजी महाराज ने सुना कि अब अफजल खान बहुत बड़ी सेना लेकर के आ रहा है, शिवाजी महाराज ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके अफजल खान से कहा। क्या कहा शिवाजी महाराज ने आप जानते हैं? उन्होंने कहा कि अफजल खान जी, आप बहुत बड़ी सेना को लेकर के आ रहे हैं, आप बहुत बड़े योद्धा हैं, आपकी सेना को देख करके और आपके शौर्य को देख करके मुझे डर लगता है, इसलिए मैं आपसे मैदान में आकर के नहीं मिल सकता, मैं बहुत डरता हूं। आपको अगर मिलना है तो एक काम कीजिए, मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूं, आप मिलने के लिए मेरे घर आ जाइए, कारण मुझे बाहर मिलने में आपसे बहुत ज्यादा डर लगता है। क्या शिवाजी महाराज अफजल खान से डरते थे क्या? बिल्कुल नहीं डरते थे।
लेकिन शिवाजी महाराज ने चिट्ठी लिख करके अफजल खान से कहा कि मैं तुम्हारी सेना से और तुमसे डरता हूं, इसलिए मैं मैदान में नहीं मिल सकता, मुझसे मिलने के लिए मेरे घर तक चले आइए, मैं घर के प्रांगण में आपसे मुलाकात कर लूंगा। अब औरंगजेब जब पकड़ने के लिए निकला तो छत्रपति शिवराया को निकला था, जो हिंदवी साम्राज्य का संस्थापक था, और चिट्ठी प्राप्त हुई तो औरंगजेब को लगा कि यह तो बच्चा मुझसे डरता है, और औरंगजेब का शिवाजी की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल गया। अर्थात अपने दुश्मन को गावेरी में डाल करके अपने नियोजन को करने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। 2 दिन का समय नहीं बीता, 2 दिन के समय के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने दूसरी चिट्ठी औरंगजेब को भेजी। दूसरी चिट्ठी थी, वो तो और ही परेशान करने वाली थी। उन्होंने औरंगजेब को लिखा कि आप इतनी विशाल सेना लेकर के अपने अश्वदल के साथ में और गजदल के साथ में हमला करने के लिए आ रहे हैं। आप जिस रास्ते से आ रहे हो, रास्ते में बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, और इतने गड्ढों से अगर आपकी सेना आएगी और आप मेरे से मिलने के लिए मेरे राज्य में आ रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी सेना को गड्ढों में चल करके आना पड़े। तो आप एक काम कीजिए, कुछ पैसा भेज दीजिए, मैं रास्ता बनवा देता हूं और अच्छे रास्ते से आप आना। आप कल्पना कीजिए कि अगर रास्ता बनाना है तो औरंगजेब को रुकना पड़ेगा। औरंगजेब रुक गया तो उतना समय यहां तैयारी करने के लिए मिल जाएगा, और शत्रु के पैसे से अपने राज्य के रास्ते बना लेना, यह अपने आप में बहुत बड़ी कला है। यहां हमारे यहां स्नेहल ताई सामने बैठी हुई है, फाइल बनाने के बाद भी कमिश्नर फाइल पर साइन नहीं करता, और वार्ड के लोगों को लगता कि रास्ते क्यों नहीं बन रहे हैं, यह स्थिति रहती है। लेकिन उस जमाने में छत्रपति शिवराय ने अफजल खान के पैसे से अपने किले पर आने वाले रास्ते का निर्माण कार्य कर लिया, और निर्माण कार्य करने के लिए शत्रु का पैसा और समय का नियोजन करने के लिए उतने दिन शत्रु को किले से दूर रोकने में छत्रपति शिवाजी महाराज सक्षम हुए। इस बीच में उन्होंने योजना बना ली, और योजना यह बना ली कि किले के नीचे औरंगजेब अफजल खान के सारे सैनिकों को रोका जाएगा। सैनिकों के रोकने के लिए किले के नीचे जंगल के पास में बहुत बड़ा पटांगन तैयार कर दिया गया। अफजल खान के सारे सैनिक वहां रुकेंगे। इस दृष्टि से उस मैदान के 3 तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने प्रमुख सरदारों के नेतृत्व में सेनाएं तैयार कर दी, और वे सारी की सारी सेनाएं पेड़ पर बैठ करके शत्रु पर हमला करने की आतुरता से राह देख रही थी। अब अफजल खान जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए आया था, अब उसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज एक डरपोक लग रहे थे, और अफजल खान उसी मानसिकता के साथ में मुझे तो बहुत छोटे व्यक्ति से लड़ना है, ये सोच करके आगे जा रहा था। और उसके उस साइकोलॉजी को चेंज करने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज के पत्र के कारण हुआ था। अफजल खान किले के सीढ़ी तक आ गया, और किले के सीढ़ी तक आने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने और एक संदेश भेजा, और संदेश यह भेजा कि आपका जो अंगरक्षक है ना सैयद बंडा, उसको आप लेकर के मुझे मिलने के लिए नहीं आना। आपके सेना के वो व्यक्ति से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। आप कल्पना कीजिए कि अफजल खान को जो बचा सकता था, उस व्यक्ति के साथ तुम मिलने के लिए मत आओ, कारण मुझे बहुत डर लगता है, और अगर तुम उसके साथ मिलने के लिए आए तो मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता करके। अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज की यह भी बात मान ली, और लगा कि इतना ज्यादा डरपोक है। अब अफजल खान को और छत्रपति शिवराया के मिलने का समय तय हो गया, और जब मिलने का समय तय हो गया तो छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने के लिए अपने कपड़े पहनने के लिए अपने वस्त्र के कक्ष में गए। जब वस्त्र के कक्ष में गए तो उनके एक सहयोगी ने उन्हें बताया कि इसके पहले अफजल खान जिस राजा से मिला था वो उसको गले लगाया, और गले लगाते समय गर्दन दबा करके उसको दबोच करके वहीं पर मार डाला। अपने साथी की सूचना प्राप्त होने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोहे का कवच अंगरखा पहना जो गले तक था, कि अफजल खान अगर गला दबाने की कोशिश करे तो लौह कवच होने के कारण गला नहीं दबेगा। यह सूचना उनके एक साथीदार ने उन्हें दी,
और अपने छोटे से छोटे व्यक्ति की बात सुनने का सामर्थ्य छत्रपति शिवाजी महाराज में था। कारण वो रयते के राजा थे, जनता के राजा थे, जनता को पूरा सम्मान देते थे, इसलिए छोटे से व्यक्ति की बात भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने सुन ली। आप कल्पना कीजिए, यह सब सुनकर के छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने के लिए गए। अब अफजल खान से मिलने के लिए जब छत्रपति शिवाजी महाराज गए तो अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को गले लगाया और गले लगा करके गर्दन दबा करके मारने की कोशिश करी, लेकिन लोहे का कवच होने के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज की गर्दन अफजल खान दबा नहीं सका और शिवाजी अपने साथ वाघ नख लेकर के गए थे। वाघ नख से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान के पेट की अतड़ियां निकाल करके फाड़ दिया पेट और अफजल खान वहीं पर धराशायी हो गए। अब आप कल्पना कीजिए कि अफजल खान को पराजित करने के लिए एक प्लॉट की रचना की गई और उस नियोजन को करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने कितने काम किए। और इतना ही नहीं, जिस समय अफजल खान ऊपर मिलने के लिए आ रहा था उससे पहले अफजल खान के सैनिकों के लिए नीचे भोजन शुरू करा दिया और जब तक अफजल खान और छत्रपति शिवराया की मुलाकात होती तब तक अफजल खान के सैनिक भोजन करके सो गए थे। ऊपर अफजल खान को शिवाजी ने निपटा दिया और नीचे सैनिक सोए हुए थे, इसलिए शिवाजी की सेना ने झाड़ से नीचे कूद करके सोए हुए मुगल सैनिकों का कत्लेआम कर दिया। इस दृष्टि से बगैर किसी मेहनत से अफजल खान की सेना और अफजल खान को समाप्त करने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। नियोजन अगर अच्छा हो तो कोई भी काम बगैर त्रुटि के साथ में सहजता से किया जा सकता है। इसका सबसे उत्कृष्ट अगर कोई उदाहरण है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में अफजल खान के वध के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में विचार कहां से आया होगा कि वाघ नख से अफजल खान का पेट फाड़ना चाहिए, तो जिजाऊ की शिक्षा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में हमेशा काम आई। जिजाऊ ने जिस प्रकार से राम का चरित्र, कृष्ण का चरित्र और राम और कृष्ण के विष्णु अवतार के अनेक चरित्रों को छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपन से सिखाया था, उसमें एक चरित्र नरसिंह अवतार का भी था और उस नरसिंह अवतार में जिजाऊ ने बताया था कि हिरण्यकश्यप को तो बहुत से वरदान मिले हुए थे, लेकिन उतने वरदान मिले होने के बावजूद नरसिंह अवतार ने वाघ नख से हिरण्यकश्यप का वध करके उसकी अतड़ियां पेट फाड़ करके बाहर निकाल दी थी और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। जिजाऊ ने नरसिंह अवतार की कथा छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपन में सिखाई थी, इसलिए उससे प्रेरणा लेकर के वाघ नख से अफजल खान का वध करने का निर्णय छत्रपति शिवाजी महाराज के मानस में आया। यह सब जिजाऊ के संस्कार से मिली हुई शिक्षा के आधार पर हुआ। यह कहने में किसी भी प्रकार की मैं अतिशयोक्ति महसूस नहीं करता, कारण मैं तो स्पष्ट रूप से यह मानता हूं कि अगर शिवाजी महाराज थे तो जिजाऊ के शिक्षा और संस्कार के कारण तैयार की गई प्रतिमूर्ति के रूप में शिवाजी महाराज थे और जीवन भर उन्होंने नियोजन करके सारे के सारे काम किए। यह बात अलग है कि आजकल छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान को मार रहे हैं, ये फोटो लगाने से भी सरकार मना करती है और सरकार कहती है कि इस प्रकार की फोटो लगाओ तो किसी के पेट में दर्द होता है करके। मैं तो इस मत का हूं कि अगर किसी के पेट में दर्द होता है तो उसका भी पेट फाड़ने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं होना चाहिए, उसका पेट फाड़ करके उसकी भी शल्य क्रिया कर देना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध करके एक संदेश दिया कि अगर आतंक को समाप्त करना है तो आतंकवादी को समाप्त कर दो, उसे जिंदा रखोगे तो आतंक समाप्त नहीं हो सकता, इसलिए आतंक की समाप्ति आतंकवादी के समाप्ति से ही संभव है। भले देर सवेर क्यों ना हो, लेकिन भारत की सरकार के ध्यान में यह आ गया और छत्रपति शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पर चल करके आतंकवादियों का सफाया करने के पूर्ण निर्देश भारत की सरकार ने अपने सेना को खुले रूप में दे दिए हैं और उसकी परिणति आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे 8 वर्ष का कार्यकाल हो गया। भारत पर आतंकियों ने आकर के भारत की भूमि में जगह जगह बमों से हमला किया है या आतंकी गतिविधियां फैलाई हो, यह सुनने के लिए नहीं मिलते। छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा युद्ध हम शाइस्ता खां को देखेंगे।
शाइस्ता खां यह औरंगजेब का मामा था और अपने मामा को छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए औरंगजेब ने भेजा। शाइस्ता खां ने 2 साल तक के पुणे के शनिचरा वाड़ा में, शनिवार वाड़ा में अपना आधिपत्य स्थापित करके रखा। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने निर्णय लिया कि शनिवार वाड़ा में फिर से जीत करके वापस लूंगा। आप कल्पना कीजिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या नियोजन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहां जाकर के देखा, उनके ध्यान में आया कि कुछ मराठे सैनिक भी मुगल सेना के साथ में मराठी समाज के लोग भी सेना के रूप में वहां पर शामिल थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा कि शाइस्ता खान की सिक्योरिटी में और शनिवार वाड़ा की सुरक्षा में, संरक्षा में जो लोग लगे हैं, ये सैनिकों की जब शिफ्ट चेंज होती है तो ये सैनिक आधे अंदर आते हैं और आधे नए बाहर जाते हैं। शिवाजी महाराज ने नियोजन किया। अब नियोजन किया कि 2 दिन में, 3 दिन में जो मराठे सैनिक छत्रपति शिवाजी महाराज के पक्ष के हैं, उन्हें मराठे सैनिकों की वेशभूषा में शाइस्ता खान के शनिवार वाड़े में जब सैनिकों की शिफ्ट चेंज होती थी तो अंदर भेजने का काम चालू किया। 2 दिन में करीब करीब 300-400 मराठा सैनिक शाइस्ता खान के उस शनिवार वाड़ा के महल के अंतर्गत प्रवेश कर गए। अब छत्रपति शिवाय ने भी सैनिक की वेशभूषा में शनिवार वाड़ा में प्रवेश कर लिया और शनिवार वाड़ा में प्रवेश करने के बाद जब रात का समय हो गया तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों से कहा कि जोर से चिल्लाओ कि शिवाजी आया है, शिवाजी आया है, शिवाजी आया है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के साथियों ने चिल्लाना चालू किया कि शिवाजी आया है, शिवाजी आया है, शिवाजी आया है। जैसे ही चिल्लाना शुरू हुआ, एक कमरे की सारी बत्तियां बंद हो गई। आज जैसी लाइट नहीं थी कि बटन से बंद कर दी जाए, उस समय मशाल जला करके, टेमा जला करके इस प्रकार से रोशनाई की जाती थी। और जैसे ही एक कक्ष की सारी लाइट बंद हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज ने निर्णय लिया कि शाइस्ता खां इसी कमरे में घुसा हुआ है। और अंधेरे में उस कमरे में छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी भवानी तलवार लेकर के घुस गए। शिवराय को सामने देख करके शाइस्ता खां खिड़की से भागने के लिए तैयार हुआ और जब भागने के लिए तैयार हुआ तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार से शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी और शाइस्ता खान की 3 उंगलियां काट करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे भागने पर मजबूर किया। मैं तो मजाक में कहता हूं कि शाइस्ता खां की 3 उंगली शिवाजी महाराज ने क्यों काटी? कारण शिवाजी के नाम में 3 ही अक्षर थे, शिवाजी। अगर नाम बड़ा होता तो 5 उंगली काट के निपटा देते हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खां की उंगली काटे और छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खां की उंगली काट करके उसे भागने पर मजबूर किया। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि हजारों की सेना लेकर के जिस महल में शाइस्ता खान रहता था, वहां 300 माउलों को अंदर भेज करके गुप्तचर के रूप में, घुसपैठिए के रूप में और शत्रु की मांद में अंदर जाकर के शाइस्ता खान के वध करने की तैयारी करना, यह हिम्मत छत्रपति शिवाजी महाराज में आई। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? तो इसके पीछे फिर से अगर जिम्मेदार कोई है तो जिजाऊ के द्वारा दी गई छत्रपति शिवाजी महाराज की शिक्षा है। और शिक्षा भी बड़ी सुंदर है। जब यमुना के कालिया डोह में कालिया नाग आ गया था तो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र शिवाजी महाराज ने सुना कि कालिया नाग का मर्दन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को कालिया के सर पर खड़े होकर के नृत्य करना पड़ा था और कृष्ण के पैरों कदमों तले कुचलने के बाद कालिया ने यमुना से, कालिया डोह से बाहर निकलने का काम किया था। इसलिए शाइस्ता खान को अगर मारना है तो उसकी मांद में जाकर के उसके सर पर नृत्य करके ही मारना होगा। यह संकल्पना कालिया मर्दन के प्रसंग से छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र में आई और जिजाऊ ने जो संस्कार के रूप में एक कथा बताई थी, उस कथा के अनुरूप छत्रपति शिवाजी महाराज ने फिर से शाइस्ता खान का वध किया। यह कहने में भी किसी प्रकार की अतिशयोक्ति में महसूस नहीं करता। छत्रपति शिवाजी महाराज का संपूर्ण जीवन ही संघर्षपूर्ण रहा है और इस संघर्षपूर्ण जीवन में उन्हें रास्ता देने का काम माता के द्वारा दी गई चरित्र की शिक्षा और धर्म की शिक्षा के माध्यम से ही मिला है। ऐसा कहते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं।
मैं आपको एक घटना और बताना चाहता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलने के लिए औरंगजेब ने आगरा बुलाया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा चले गए और आगरा में जिस प्रकार से एक राजा को सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं मिला, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज उससे रुष्ट हो गए। अंततः आप सबको पता है कि औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कारागार में डाल दिया। संभाजी राजे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में थे। अब आगरा जैसे जो सुदूर बस्ती में औरंगजेब के कारागृह में छत्रपति शिवाजी महाराज है और वहां से बाहर निकल करके हिंदवी साम्राज्य की संरक्षा करने का दायित्व का निर्वहन करने का संकल्प प्रतिपूर्ति जो रक्ताभिषेक करके महादेव के शीश पर की थी उसे प्रतिपूर्ण करने के लिए उस कारागृह से बाहर निकल करके मुगल साम्राज्य से लड़ने की तैयारी छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में चल रही थी। अब आप कल्पना कीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक दिन निर्णय लिया कि उनकी तबीयत खराब है और तबीयत खराब का बहाना करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के पास खबर भेजी तो अनेक वैद्य और अनेक हकीम आकर के छत्रपति शिवाजी महाराज को औषधि देने लगे। जो औषधि वे देते थे छत्रपति शिवाजी महाराज उसका सेवन न करते हुए उसे नाली से बहा दिया करते थे। धीरे 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 समय गुजरता चले गया और छत्रपति शिवाजी महाराज तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तबीयत ठीक नहीं हो रही है, इस प्रकार से कहने लगे। और तबीयत ठीक नहीं हो रही है ये बात जब औरंगजेब के पास पहुंची तो औरंगजेब बड़ा प्रसन्न होता था कि बीमार होकर के यही निपट जाए तो अच्छा है। लेकिन वो तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक कथा के रूप में बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। आखिर में एक निवेदन छत्रपति शिवाजी महाराज ने भेजा और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत जो है ये दवा से ठीक नहीं हो रही है, तो दुआओं से मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं फल और मिठाई आपकी जनता के बीच में बटाऊं और मैं वो फल और मिठाई बटाऊंगा तो बांटने से शायद उनकी दुआओं से मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। औरंगजेब को बात अच्छी लगी। छत्रपति शिवाजी महाराज को उसने फल और मिठाई बांटने के लिए अनुमति दे दी और छत्रपति शिवाजी महाराज रोज डोलची में पिटारे में मिठाइयां लेकर के फल लेकर के रोज बांटने का काम करते थे, रोज बांटने का काम करते थे। नियोजन बहुत व्यवस्थित था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने एक साथीदार से कहा कि देखो भाई, यहां से अगर बाहर निकलना है तो मिठाई रखने के हिसाब से तो ये पिटारा ठीक है, लेकिन अगर आदमी इसके अंदर बैठ गया तो पिटारा फट जाएगा। इसलिए एक काम करो, जो पिटारा बनाता है उसको जाकर के बताओ कि पिटारा मजबूत बनना चाहिए। अब औरंगजेब के शासन में पिटारा बताने वाले को तो यह तो नहीं बताया जा सकता था कि शिवाजी का वजन ज्यादा है, इसलिए जितने किलो के शिवाजी है उतना वजन उठाने वाला पिटारा बनना चाहिए। शिवाजी के एक साथीदार ने जाकर के पिटारा बनाने वाले को बताया कि भाई साहब, आप जो पिटारा बनाते हैं ना उसमें करीब करीब 100 किलो मिठाई और फल जाता है और वो जो वजन उसमें जाता है उसके कारण कल एक पिटारा फट गया और पिटारा फटने के कारण पूरी की पूरी मिठाई मट्टी में गिर गई जो लोगों को नहीं बांटी जा सकी। और अगर बांटने वाली मिठाई मट्टी में मिल जाए तो इसका पाप आपको लगेगा। इसलिए पिटारा कम से कम इतना मजबूत बनाओ कि उसमें 100 किलो वजन आ जाना चाहिए। ये नहीं बताया कि शिवाजी महाराज अंदर बैठ करके जाएंगे। मिठाई का वजन 100 किलो होगा, इसलिए 100 किलो वजन को बियर करने वाला पिटारा बनना चाहिए, अन्यथा मिठाई जमीन में मिल गई तो पाप तुमको लगेगा, कारण पिटारा तुम्हारा कमजोर था, इसलिए आदमी के पेट की जगह मिट्टी में मिठाई चले गए। नियोजन बड़ा सुंदर चालू था। पिटारा मजबूत बनने लगा, मजबूत पिटारे में मिठाइयां जाने लगी। इसी दिन शिवाजी महाराज ने अपने एक साथी को अपने बेटे संभाजी के साथ में आगरा घूमने के लिए भेजा और आगरा घूमते घूमते उन्होंने बताया कि एक कुम्हार के घर जाकर के उससे मुलाकात कर रहा। उस कुम्हार के घर में संभाजी राजे और छत्रपति शिवाजी महाराज का एक साथी एक कुम्हार का घर ढूंढ करके उसके घर में पहुंचे। उसके घर में जाकर के जब संभाजी राजे को भोजन मिला तो संभाजी राजे ने उनकी बहुत स्तुति की कि बहुत दिनों के बाद घर जैसा भोजन खाने को मिला है। मुगल दरबार के कारागार में तो भोजन भी ढंग का नसीब नहीं होता था। अब वो कुम्हार को बहुत अच्छा लगा कि शिवाजी महाराज का बेटा मेरे घर में भोजन कर रहा है।
बात बात में शिवाजी के साथीदार ने उस कुम्हार के मन में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति एक प्रेम उत्पन्न कर दिया और कहा कि मैं तुमसे दोबारा मिलने के लिए आऊंगा और मैं तुम्हारी मुलाकात छत्रपति शिवराया से खुश हो गया। संभाजी राजे को लेकर के छत्रपति का साथीदार फिर से अंदर चला गया। जब कारागृह में अंदर गए तो शिवराय ने पूछा कि कुम्हार से मुलाकात हुई? उन्होंने कहा मुलाकात हुई। संबंध स्थापित हुए? उन्होंने कहा कि शुरुआत तो हुई है, अगली मुलाकात में संबंध भी स्थापित हो जाएंगे। शिवराय ने कहा कि अगली मुलाकात 1 सप्ताह के बाद लेना। अगले सप्ताह फिर से वो व्यक्ति मिलने के लिए गया और मिलने के लिए गया तो उसने एक नक्शा रखा और नक्शा रख करके आगरे से अगर शिवाजी महाराज को बाहर भागना है तो भागने की दिशा कौन सी होनी चाहिए यह निर्धारित की गई और उस कुम्हार को बताया गया कि अमुक जगह जाकर के जिस दिन तुम्हें हम सूचना देगी अपनी बर्तन की मट्टी के बर्तन पकाने की भट्टी वहां पर लगाना और भट्टी वहां पर लगाना। अगर दिन के समय में हम तुमको सूचना देंगे तो भट्टी ऐसी लगाना कि धुआं निकलता हो और रात के समय अगर हम तुमको सूचना देंगे तो भट्टी ऐसी जलाना कि आग जलती हो। हम निकलते हुए धुएं के आधार पर या आग की लपटों के आधार पर दिशा निर्धारित करेंगे और उस दिशा में आगे आ जाएंगे करके कुम्हार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मदद करने का निर्णय लिया। कुम्हार ने अपने भट्टी का नियोजन आगरा से बाहर कर दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज एक दिन उस पिटारे में बैठ करके अपने पुत्र के साथ किले से बाहर चले गए। सौभाग्य से पिटारे को खोल करके रोज देखा जाता था, लेकिन रोज देख देख करके कुछ भी ना मिलने के कारण पिटारा पहले के जैसा ही है यह समझ करके उस पिटारे को छोड़ दिया गया और छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से बाहर निकल गए। आप कल्पना कीजिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज आगरे से जैसे ही बाहर निकले उसकी सूचना कुम्हार को दे दी गई थी और सूचना देने के कारण भट्टी की ज्वाला को कुम्हार ने प्रज्वलित कर लिया था। जिस दिशा में अंगार जल रही थी उस दिशा में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने बेटे संभाजी के साथ निकल गए और वहां जो घोड़े की व्यवस्था थी उसके साथ फिर से अपने राजवट के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आ गए। अब जेल से बाहर निकलने के लिए भी शांत प्रवृत्ति से, शांत मानसिकता से ये नियोजन अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया तो कहीं ना कहीं विपरीत स्थिति में भी संयम रखते हुए निर्णय लेने का सामर्थ्य और संस्कार उन्हें जिजाऊ से मिला था, यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय पौराणिक कथाओं में और एक प्रसंग है। वो प्रसंग भी बड़ा विचित्र है कि जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता की खोज करने के लिए हनुमान जी जा रहे थे तो हनुमान जी को रोकने के लिए सुरसा नाम की एक राक्षसी थी, वो हनुमान जी को जाने से रोक रही थी और हनुमान जी जब जाते थे तो उनको खाने के लिए अपना मुंह बड़ा कर लेती थी। अब मुंह बड़ा कर लेती थी तो हनुमान जी अपना शरीर बड़ा कर लेते थे। अब कहा जाता है कि हनुमान जी ने 16 योजन का शरीर किया तो सुरसा ने 32 योजन का अपना मुंह कर लिया। जैसे जैसे हनुमान जी शरीर बढ़ाते थे वैसे वैसे सुरसा अपने मुंह का साइज बढ़ाती थी कि मैं इसको खा लूंगी करके। आखिरी में ऐसा हुआ कि सुरसा ने अपना मुंह बहुत बड़ा बनाया तो हनुमान उसके मुंह के अंदर गए और बाहर आ गए बाल स्वरूप लेकर के। अब सुरसा ने कहा कि भाई तुम बाहर आ गए, मैं तो तुम्हारा भोजन नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि मैंने तुझे मौका दिया और तूने अगर भोजन नहीं किया तो ये तेरी गलती है, मैं तो बाहर आ गया। और हनुमान जी की कुशाग्र बुद्धि से प्रसन्न होकर के सुरसा ने उन्हें आगे जाने के लिए अनुमति प्रदान करी। अब छत्रपति शिवाजी महाराज का जेल के शिक्षों में पड़ा होना सुरसा के मुंह के अंदर बंद रहने ही जैसा था। और विपरीत वातावरण में भी जिस प्रकार से हनुमान सुरसा के संकट से मुक्त हुए उसी प्रकार से मैं भी यहां से मुक्त हो सकता हूं। यह संकल्पना इस कहानी के माध्यम से लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस कारागृह से मुक्ति प्राप्त की, यह कहने में भी मैं किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं समझता। ये कुल मिलाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज जिजाऊ के दिए हुए संस्कार के आधार पर यह सब कर रहे थे। अब कल्पना कीजिए कि साम्राज्य स्थापना के 17 वर्षों में छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में केवल 17 किले थे, लेकिन आगरा से वापस आने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने रेस्ट लिया, आराम किया
और आराम करने के बाद जब द्रुत गति से आगे बढ़े तो जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज का विषाद महाराष्ट्र की जनता से हुआ, उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के पास 300 किले थे। इतनी द्रुत गति के साथ में किलों को जीतने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। और ये किसके भरोसे किया? तो केवल अपने मावलों के भरोसे किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का नियोजन बहुत अच्छा था। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सेना थी, वो सेना पैदल की सेना थी, अश्वरोहियों की सेना थी, गजरोहियों की सेना थी। इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टदल सेना के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा की जाती है, पढ़ाया जाता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज पहले ऐसे हिंदुस्तान के राजा हुए जिन्होंने एक नियोजन के साथ में अपने सेना के संगठना को और ढांचे को खड़ा किया, और उसका फायदा छत्रपति शिवाजी महाराज को हमेशा देखने के लिए मिला। मैं आपको क्या बताऊं, अपने सेना के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज कितना करते थे, इसकी परिणति आपको क्या बताऊं। अगर युद्ध भूमि पर युद्ध करने के लिए जाना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सैनिकों को 3 महीने की पगार एडवांस में दे देते थे कि अगर मेरा सैनिक घर में नहीं है तो उसके घर का चूल्हा जलना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है एक राजा के रूप में। इसलिए सेना को लड़ने के लिए भेजने से पहले एडवांस पेमेंट 3 दिन का सैनिक के घर में पहुंचाने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज करते थे। और सैनिक बिल्कुल स्वस्थ होकर के कि अपने परिवार की चिंता न करते हुए अपने महाराजा के लिए और अपने मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए तैयार रहता था। केवल इतना नहीं, अगर सेना का कोई सैनिक शहीद हो गया है तो तुरंत उसके बेटे को अपनी सेना में शामिल कर लेते थे, और बेटे की उम्र अगर कम है तो उसे राज दरबार में रख लेते थे, लेकिन उसके घर में पैसे जाना चाहिए, जो मेरे राष्ट्र के लिए शहीद हुआ है उसके परिवार में किसी ने भूखा नहीं मरना चाहिए। इसका नियोजन छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी सेना के माध्यम से करते थे। केवल इतना नहीं, सेना अगर रास्ते से गुजर रही है तो किसानों के प्रति शिवाजी के मन में कितनी संवेदना थी। बड़ी राजा का छत्रपति शिवराय कितना सम्मान करते थे। उनके राजपत्र में लिखा था कि अगर आप दुश्मन के इलाके से भी गुजर रहे हो और खेत में खड़ी फसल हो तो खेत को बर्बाद करने का अधिकार मराठा सेना को नहीं है। वो खेत की मेड़ से चलेगी, खेत के बीच में से जाकर के किसानों की फसल को बर्बाद नहीं करेगी। ये सम्मान किसानों के प्रति, शत्रु के राष्ट्र में राज्य में जाने के बाद भी किसानों के प्रति छत्रपति शिवाजी के मन में सम्मान था। और ये सम्मान केवल सम्मान नहीं था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने सारी की सारी जो लड़ाई लड़ी अपने मावलों के भरोसे लड़ी। समाज का वह वंचित वर्ग, जिस वंचित वर्ग को उस समय की समाज व्यवस्था में अछूत समझा जाता था, कमजोर समझा जाता था, हीन जाति का समझा जाता था, उन सारे लोगों को एकत्रित करने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। और उन सारे लोगों को एकत्रित करके मराठा साम्राज्य स्थापित करने के लिए मावलों की फौज छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाई। मैं तो बहुत बार कहता हूं कि जिजाऊ ने संस्कार ही छत्रपति शिवाजी महाराज को ऐसा दिया था। उन्होंने बताया कि राम जिस समय वनवास के लिए निकले तो सबसे पहले राम की मुलाकात गंगा नदी पार कराने के लिए केवट से हुई। केवट ये पिछड़ी जाति का था, लेकिन राम ने उसे गले लगाया। वहां से बाहर निकले तो एक पत्थर से मुलाकात हुई, जो पत्थर राम के स्पर्श से अहिल्या के रूप में परावर्तित हो गया। वहां से आगे निकले तो जिस महिला ने नवदा भक्ति की शिक्षा प्रभु श्री रामचंद्र जी को दी, उस शबरी से मुलाकात हुई। वो शबरी एक भिलनी थी, वो भी पिछड़े वर्ग की थी। इतना ही नहीं, इसके बाद राम जब सीता की खोज करने के लिए आगे मिले तो उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिला, जिसे पुत्रवत अग्नि कर्म करके उसके अंत क्रिया को करने का काम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किया। और इन कहानियों के माध्यम से जिजाऊ ने बताया कि समाज में कोई भी व्यक्ति त्याज्य नहीं है। समाज के हर व्यक्ति का उपयोग कहीं ना कहीं किया जा सकता है। और राम ने जब रावण से युद्ध किया तो वन जन और गिरिजनों को साथ में लेकर के युद्ध किया और रावण को पराजित किया।
इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देकर के साथ में रख करके संघर्ष में धर्म की लड़ाई लड़नी चाहिए। ये संस्कार जिजाऊ को राम के चरित्र से, प्रभु श्री राम के चरित्र से जिजाऊ ने दिखाया और वही छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में अंगीकृत किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति उनके सैनिक लड़ने और मरने के लिए तैयार रहते थे। तानाजी ने कहा कि मेरे बेटे की शादी बाद में होगी, पहले तो मैं शादी सिंहगढ़ में जाकर के करूंगा करके अपने बेटे की शादी छोड़ करके अपने महाराजा के लिए लड़ने के लिए तानाजी चले गए। तानाजी ने अपने प्राणोत्सर्ग कर दिए, लेकिन गढ़ जीत लिया। गढ़ आया पर सिंह गया, ऐसा हम लोग इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं। और शिवाजी महाराज ने उस सिंह के नाम से किले का नाम सिंहगढ़ रख दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक साथीदार था रायबा। ये रायबा महार जाति का था और महार जाति का वो एक अच्छा लड़ाका सेनापति था। एक किले को जीतने समय रायबा शहीद हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायबा के नाम से किले का नाम रायगढ़ रख दिया। अपने सैनिकों को जीवंत रखने के लिए, उनके समर्पण के भाव को जिंदा रखने के लिए जाति पंथ भेद न करते हुए अपने सैनिकों का सम्मान देने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने कार्यकाल में किया। स्वातंत्र वीर सावरकर ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा था कि सैन्य शक्ति ही राष्ट्र शक्ति होती है, और उसके सबसे बड़े पुरोधा छत्रपति शिवाजी महाराज थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में आना शुरू कर दिया था, और अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान में आना शुरू कर दिया था तो हिंदुस्तान और मराठा साम्राज्य समुद्र के किनारा लगे होने के कारण समुद्र से भी शत्रु हम पर हमला कर सकता है, इस प्रकार का संदेह पैदा हो गया। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमारे यहां उस समय बोट बनाने की कला हमारे यहां के लोगों को नहीं थी। हम छोटी छोटी डोंगियां बनाया करते थे। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंग्रेजों के साथ एक समझौता किया और उन्होंने कहा कि हमारे सीमा की सुरक्षा के लिए बोट हम आपसे खरीदेंगे, आप हमें बोट दीजिए। अंग्रेजों ने छत्रपति शिवराया के साम्राज्य को बोट सप्लाई करने का ठेका प्राप्त किया। आजकल हम लोग सुनते हैं कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, एक देश की तंत्र शुद्धि दूसरे देश को तंत्र शिक्षा के रूप में मिलना चाहिए। जो राफेल के रूप में फ्रांस से हिंदुस्तान ले रहा है, जो गजराज के रूप में रशिया से हिंदुस्तान ने लिया, जो मिग के रूप में हिंदुस्तान ने रशिया से प्राप्त किया, ये आज नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब बोट बनाने का ठेका दिया तो ठेका देते समय यह शर्त डाल दी कि ये बोट मेरे राज्य में बनेगा और आपके लोग मार्गदर्शन करेंगे, मेरे ही कर्मचारी इस बोट को बनाएंगे। इसलिए बोट बनाना सीखने का काम भी अपने कारागिरों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिखा दिया और फिर खुद बोट बनाने लगे छत्रपति शिवाजी महाराज। विश्व के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नाव के ऊपर तोप लगा करके नौसेना तैयार करे। विश्व की सबसे पहली नेवल फोर्स अगर किसी ने तैयार की तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने तैयार की। उसके पहले कोई नेवल फोर्स विश्व के इतिहास में देखने के लिए नहीं मिलती। यह छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास है। और केवल तोप लगा के नाव तैयार नहीं की, उस समय समुद्र के माध्यम से बड़े बड़े व्यापार होते थे और व्यापार होने के कारण समुद्री डकैत आने वाले जहाजों को पानी में लूट लेते थे। तो केवल नाव तैयार नहीं करे, नाव खरीदने के लिए पैसा लगा है, ये पैसा भी निकलना चाहिए। इसलिए केवल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंग्रेजों के साथ एक समझौता किया कि समुद्र मार्ग से तुम्हारा जो सामान आता है उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे और उसके भी पैसे छत्रपति शिवाजी महाराज समुद्री मार्ग से उनके मालवाहकों की रक्षा करके करने लगे। इसलिए एक ऐसा बिरला व्यक्ति जो संकट के समय में समाधान के साथ साथ संकट के समय में राष्ट्र के लिए अवसर खोजता हो, ऐसा महामना भारत के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में हुआ है। इस राष्ट्र का दुर्भाग्य है कि इस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया और छत्रपति शिवाजी के द्वारा स्थापित किया गया मराठा साम्राज्य दिल्ली के तख्त तक पेशवाओं के समय में गया है। आप कल्पना कीजिए
कि पानीपत की लड़ाई मराठों के साथ होती है और ये सारा काम मराठा शक्ति को, हिंदवी साम्राज्य की शक्ति को अखिल भारतवर्ष में फैलाने का काम अगर कोई करता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के रक्त से उत्पन्न की गई मावलों की सेना के सानिध्य से होता है। इसलिए इसका पूरा श्रेय छत्रपति शिवाजी महाराज को जाता है, इसके अलावा किसी को नहीं। लेकिन मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, सब काट दिए, और दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि इतिहास पढ़ते समय जब मैंने एमए हिस्ट्री में करा तो 10,000 पन्नों का इतिहास पढ़ा। इस 10,000 पन्नों के इतिहास में बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है 8,000 पन्नों में तो मैंने यही पढ़ा कि रशिया की क्रांति कैसे हुई, फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, जर्मनी की क्रांति कैसे हुई, लेनिन कौन था, बिस्मार्क कौन था, मार्क्स कौन था, हिटलर कौन था, मैजिनी कौन था। यही मुझे 8,000 पन्ने पढ़ना पड़ा। मैं हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ रहा था, लेकिन 10,000 पन्नों में से 8,000 पन्ने विदेशों का इतिहास और बचे हुए 2,000 पन्ने। इन 2,000 पन्नों में से 1,000 पन्नों में तो यही लिखा था कि हिंदुस्तानी कितने जाहिल और जंगली थे, इनको इंसान बनाने के लिए अंग्रेजों ने कौन कौन से सुधार किए। और सुधारों में बताया गया कि विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने करी, सती प्रथा को बंद करने का काम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। मुझे लगता है अगर सती प्रथा को बंद करने का काम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया तो राजा राम मोहन राय शायद मुरमुरे फुटाने बेचने का ही काम कर रहे होंगे, दूसरा कोई काम नहीं कर रहे होंगे। हम हमारे इतिहास को भी अपने पाठ्य पुस्तकों में ढंग से नहीं पढ़ा सके। प्रेस की स्वतंत्रता लॉर्ड लिट्टन और लॉर्ड रिपन के जमाने में थी, यह पढ़ाया गया। अब अंग्रेजों के जमाने में प्रेस को स्वतंत्रता थी, ये अंग्रेज आज पाठ्य पुस्तकों में हमें पढ़ाते हैं और हमें गर्व होता है कि अंग्रेज कितने अच्छे थे, उस समय भी प्रेस की स्वतंत्रता थी। कल्पना कीजिए, एक लेख लिखने के कारण तिलक को जिन्होंने जेल में डाल दिया, एक लेख लिखने के कारण गणेश शंकर विद्यार्थी को जिन्होंने जेल में डाल दिया, जो अखबार के छपने पर प्रतिबंध लगा देते थे, वो प्रेस की स्वतंत्रता करते थे। ये इतिहास में मुझे पढ़ना पड़ा। अब बचे 1,000 पन्ने। इन 1,000 पन्नों में अंग्रेजों ने जो हिंदुस्तानियों को सत्ता सौंपने के लिए 8-10 प्रस्ताव लाए, उनको पढ़ाया गया। और बचे हुए 500 पन्ने में भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम पढ़ाया गया। और इस भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसका मराठा हिस्ट्री विषय है, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी पुस्तक पढ़ने के लिए मिलती है। और जिसका एक पेपर मराठा हिस्ट्री का नहीं, उसको 2.5 पन्ने में छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़ा करके समाप्त कर देते हैं। महाराणा प्रताप एक पैराग्राफ में पढ़ा करके समाप्त कर देते हैं। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, तो ये सारे लोगों के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में कैसा रहते हैं कि आज की खबर कल के पेपर में आएगी तो कार्यक्रम में ये उपस्थित थे, ऐसा केवल लिख करके इतिहास की पुस्तक को समाप्त कर दिया गया। क्या इस दृष्टि से भारत के इतिहास को पढ़ाने की आवश्यकता है? भारत के गौरवशाली इतिहास को पुनर्लिखित करके पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से बच्चों के बीच में प्रसारित करके पढ़ाने की नितांत आवश्यकता है। मैं इस मत का हूं कि अगर जिजाऊ के संस्कार से और जिजाऊ की धार्मिक शिक्षा से एक शिवाजी तैयार हो सकता है, तो इस राष्ट्र के स्वर्णिम इतिहास को अगर बच्चों को हमने पढ़ाया तो घर घर में शिवाजी पैदा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके लिए चरित्रों को पढ़ाने की और जिंदा रखने की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार भारत के इतिहास को सुधारित करके फिर से पढ़ाएगी और महापुरुषों के इतिहास पर ज्यादा ध्यान देगी, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करते हुए शिव राज्याभिषेक दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामना देते हुए, आपने मेरी कर्णकर्कश वाणी को सहन किया, इसलिए आपका आभार मानते हुए अपने वाणी को शांति प्रदान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।